नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड केवल भूतिया ही नहीं बल्कि एक ऐसा डरावना एपिसोड है जो आपके मन में लिटरली दहशत पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज का एपिसोड एक ऐसी घटना से जुड़ा हुआ है जो आप सुनने के बाद सोचेंगे कि ऐसी घटना तो किसी के भी साथ घट सकती है। अरे बड़ी ही ज्यादा खतरनाक घटना विशाल नाम के इस लड़के के साथ घटी थी आज से ठीक 10 साल पहले सन 2013 में मुंबई में ही। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, सुनाते हैं आपको पूरी वो कहानी जिसकी वजह से आपके मन में लिटरली डर बैठ सकता है। दरअसल विशाल मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। अपनी जिंदगी अब तक उसने बहुत अच्छे से काटा था। अपनी स्कूलिंग, अपनी कॉलेजिंग उसने अपने ही होम टाउन में किया था। अब जब ये बड़ा हुआ तो इसको ऐसा समझ में आया कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया मुझे पहचाने। उसने अपना पैशन एक्टिंग फील्ड में ढूंढा। जब कभी भी वो कोई भी फिल्म देखता, सीरियल देखता, उसे ऐसा मन करता कि काश उनकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा परफॉर्म किया होता, मैं वैसा परफॉर्म किया होता, मुझे इतने लोग जाने होते, गांव में मेरे कितने चर्चे होते। इसी एक सोच के साथ इसकी डिग्री वगैरह तो कंप्लीट हो गई थी। इसने ये ठाना कि क्यों ना मुंबई पहुंचा जाए। सबको पता होता है कि एक्टर बनना है तो मुंबई आना ही पड़ेगा। तो विशाल ने भी अपने घर वालों से बात किया कि मुझे मुंबई जाने दो। स्टार्टिंग में नहीं बताया कि मुझे ऐसा एक्टर बनने का चस्का आया हुआ है। उसने ये बोला कि भाई मुंबई है माया नगरी, वहां पर पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए और मैं जाऊंगा और ढेर सारा पैसा पकड़ूंगा। घर वालों को बहुत प्यार से समझाया, मम्मी पापा दादी को, सबको। सब लोगों ने बोले ठीक है बेटा जा तू कर, हो सकता है कि अच्छा नाम कमा ले और फिर वापस यहीं पर लौट कर आ जाना। विशाल भी घर वालों को पूरा आश्वासन देता है कि वो अपना पूरा ध्यान रखेगा और एक पर्टिकुलर डेट में जो उसने डिसाइड किया हुआ था मुंबई पहुंच जाता है। यह अभी भी 2013 ही चल रहा था। ये मुंबई में पहुंचा तो पाया बाप रे, इतना बड़ा शहर, इतनी भागा दौड़, एक से बढ़ के एक टैलेंट यहाँ पर है, एक से बढ़ के एक ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जिनको देख के लगता है यार ये तो हीरो है। तो इसने सोचा यहाँ पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। इसने क्या किया, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए एक ऐसा बड़ा सा होटल पता किया जहां पर ये वेटर की नौकरी भी कर ले। वेटर की ही नौकरी करना चाह रहा था क्योंकि ये कुछ और करता तो ये मतलब दिमाग के प्रेशर में फंस जाता। मतलब नॉर्मली जो वर्कलोड होते हैं वो दिमाग के काम के होते हैं। इसने सोचा कि अगर मैं मेहनत, फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करूंगा तो मैं इतना नहीं थकूंगा, जितना मैं दिमाग वाला काम करूंगा उतना थक जाऊंगा। तो इसने बोला मैं वेटर की नौकरी करता हूँ और ऐसा कोई होटल पकड़ता हूँ जो रात के समय भी खुला रहता हो, दिन के समय बढ़िया ऑडिशन दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने पता लगाना शुरू किया। घर से तो थोड़े पैसे लेकर आया ही हुआ था, ये एक पीजी में रह ही रहा था। वहां से इसको पता चल गया एक बढ़िया से होटल के बारे में जो कि अंधेरी एरिया में ही था। ये नाइट शिफ्ट में इसको नौकरी देने के लिए तैयार था। ये वहां पर एज अ वेटर लग जाता है। अब यहाँ पे एज अ वेटर काम करते हुए इसे लगभग 2 महीने बीत गए थे। इन 2 महीनों में ये मुंबई को थोड़ा बहुत समझ गया था। इसे ये समझ में आ गया था कि भाई यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है, लेकिन अभी भी एक्टिंग में एंटर कैसे करना है इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो वहीं पर मौजूद एक और जो इसका कोवर्कर था, इसने बोला कि भाई मैं जानता हूँ अपन जहाँ से घर जाते हैं ना वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हाउसेज है, वहाँ पे लोग बहुत सारे लाइन लगा के खड़े हुए रहते हैं, तू जा, हो सकता है तेरा काम बन जाए। अब देखो उसने हेल्प करने के लिए बताया। ये भी क्या करता है कि चलो इसको पहला तो वो मिला, पहली सीढ़ी तो मिली, पहला हिंट तो मिला। ये पहुंच जाता है अगले दिन और लिटरली भीड़ लगी हुई थी, लाइन में लगता है, नॉट फिट हो जाता है। लेकिन इसको आज पता चल गया था कि ऐसे ऑडिशन होता है, ऐसे ऑडिशन में जाना है। फिर वहां पे और भी लोग मिले, उनसे पूछा, फिर और ऑडिशंस के बारे में पता चला। ऐसे करते करते अब 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में ये लाइफ की ऐसी स्टेज में पहुंच गया था कि पैसे भी ठीक ठाक कमा लिया था। इसको सारे प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में पता चल गया था। काम कुछ नहीं मिला था, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी पहचानने लगे थे। एक दिन बड़ा परेशान सा था, हताश सा था। एक कोऑर्डिनेटर से मिलता है ऑडिशन के दौरान ही और कोऑर्डिनेटर इसको समझाता है कि देख भाई तुझे काम पाना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तेरे पास ये डब्बा वाला मोबाइल है, बटन वाला, इससे तो अपनी फोटो किसी को भेज नहीं पाता है, किसी को पता नहीं चल पाता तेरा लुक कैसा है, कोई तुझे नहीं बता पाता है कि तू ऑडिशन में आ सकता है नहीं आ पाता है, तो तू डायरेक्टली आ जाते। तो एक काम कर, एक मल्टीमीडिया मोबाइल खरीद, अपनी फोटोज, अपनी प्रोफाइल्स किसी को भेज और कोई बोलेगा ऑडिशन में आओ तो जाना ना, वरना तेरा समय खराब हो रहा है, तेरे पैसे खराब हो रहे हैं, तू फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसने बोला हाँ यार मेरी इतनी तो सेविंग हो गई है कि मैं एक मोबाइल खरीद लेता हूँ। इसने एक मोबाइल खरीद लिया। ये मल्टीमीडिया टच स्क्रीन मोबाइल था।
2013 के टाइम में नया दौर आया हुआ था, आज के जितना कॉमन नहीं था टच स्क्रीन वाला मोबाइल, लेकिन हाँ लोगों के पास रहने लगे थे इस तरह के मोबाइल। तो इसने देखा कि बहुत सारी चीजें, ऐसे ऐसे फीचर जो केवल कंप्यूटर में ही होते थे, इसको मोबाइल में देखने को मिल रहे थे। जैसे कि फेसबुक था और भी बहुत सारी चीजें, व्हाट्सएप आ गया था। तो इसने अब अपनी फोटो शूट वगैरह करवा लिया अपने मोबाइल में ही, कोई हाई फाई जगह से नहीं, बस अलग अलग कपड़े पहन के थोड़ा फोटो वोटो खिंचवा लिया दोस्तों के हाथों, ये फोटोज वगैरह भेजने लगा। फेसबुक में भी कास्टिंग डायरेक्टर्स की प्रोफाइल ढूंढ ढूंढ के उनको पिच करने लगा। अब और कुछ समय बीत गया, लगभग अब इसको मुंबई में आए हुए 1 साल हो चुके थे। इन 1 सालों में इसको अभी भी काम कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब ये मुंबई को पूरी तरीके से जान गया था, इसने पूरी मुंबई को छान मारा था और अब इसे कोई चरा नहीं सकता था मुंबई में। अब एक दिन की बात है भाई, इसको इसके रेस्टोरेंट से मिली हुई थी छुट्टी, ये घर पर आराम कर रहा था। शाम के तकरीबन 5:30 बजे हुए थे। इसको मैसेज आता है एक लड़की का फेसबुक में। ये देखता है कि अरे ये कौन लड़की है। मैसेज में लिखा हुआ था ये सीरियल में एक विलन की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, आप अपनी प्रोफाइल भेजिए। तो ये शौक रह गया, बोला यार ये तो बहुत बड़ा सीरियल है, इसमें अगर विलन की रिक्वायरमेंट है और मुझे मिल गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और सामने से किसी ने ऐसा मुझे भेजा है तो मतलब वो लोग मुझे कास्ट करना चाहते हैं। और हाँ, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं थी, इसको कास्टिंग वाले लोग जानने लगे थे, 1 साल से लगातार ये स्ट्रगल कर रहा था। तो ये सबसे पहले उस लड़की की प्रोफाइल में जाकर चेक करने की कोशिश किया कि लड़की है कौन, कोई कास्टिंग वाली है, कोई डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, क्रिएटिव है, कौन है। तो इसको उस लड़की के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इस लड़की ने कुछ पोस्ट की ही नहीं हुई थी। इसका कुछ ही दिन पहले फेसबुक प्रोफाइल बना हुआ था और गिनती के 4-5 फोटो उस लड़की की खुद की डली हुई थी। लड़की फोटो में दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और डिसेंट दिखाई दे रही थी। इसने बोला ठीक है भेज देता हूँ, फोटोज भेजा। ठीक 1 मिनट के अंदर सामने से रिप्लाई आया कि आज आपको 8:15 बजे रात में इस एड्रेस में पहुंच जाना है। ये बोला रात में कौन सा ऑडिशन, मैंने आज तक नहीं दिया, लेकिन ठीक है। इसने सोचा कि कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी तो क्या बुराई है भाई, यहाँ पे किस्मत कदम चूमने आ रही है, मैं थोड़ी टाइम देख के भाग सकता हूँ। ये निकल जाता है घर से, पहुंच जाता है उस बिल्डिंग के सामने जिस बिल्डिंग से इसको न्योता आया हुआ था ऑडिशन का। पाता है कि जो बिल्डिंग है ना ये बहुत पुरानी सी दिखाई दे रही है यार। एक तो ये एरिया इसको समझ में नहीं आया। नॉर्मली ऑडिशंस अंधेरी, मलाड, गोरेगांव में होते थे, लेकिन ये एरिया अलग ही था। इन 3 में से कोई एरिया नहीं थे, थोड़ा आउटर वाला एरिया था। और ये जो बिल्डिंग थी एकदम गली कूचे में जाकर थी, बहुत पुरानी सी बिल्डिंग, जर्जर हालत में, बाहर से देखो तो खंडर सा समझ में आए। बोलता है छोड़ो अपने को क्या, अपने को तो ऑफिस से मतलब है जहाँ पर मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ। बिल्डिंग के अंदर बढ़ जाता है, ग्राउंड फ्लोर में सब में ताले लगे, फर्स्ट फ्लोर में कोई टूटा हुआ घर, बाकी सब में ताले लगे, थर्ड फ्लोर में भी यही हालत। 4th फ्लोर में पहुंचा तो हर फ्लोर में 4-4 घर थे, तो 4th फ्लोर में 3 जो घर थे वो पूरी तरीके से बर्बाद थे और एक घर नॉर्मल दिखाई दे रहा था जो कि अंदर से बंद था। ये सोच लिया कि यही होगा, नॉक किया, दरवाज़ा खोली उसी लड़की ने। जैसे उस लड़की को इसने देखा मंत्रमुग्ध रह गया। ये लड़की जितनी ज़्यादा खूबसूरत अपनी फेसबुक प्रोफाइल में दिख रही थी उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत ये रियल में दिखाई दे रही थी। ये कुछ नहीं बोल पाया, उसने बोली आओ अंदर, बाहर क्यों खड़े हो, ऐसे क्या देख रहे हो। ये अंदर जाता है, बोलती है ठीक है क्या प्रिपेयर किए हो। ये तुरंत बोलता है कि मेरे अलावा कोई ऑडिशन में आया नहीं है, क्या मेरा रोल फिक्स है। बोलती है कि अभी से इतने सवाल, अभी तो तुम कास्ट भी नहीं हुए हो, क्या प्रिपेयर करके आए हो, एक्ट तो करके दिखाओ फिर हम बात करेंगे। ये बोलता है ठीक है। कैमरा, बोलती है कैमरा क्या, मुझे जब डिसाइड करना है तो कैमरा क्या। इसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इसको प्रोसेस मालूम थी कि कैसे सीरियल में सेलेक्ट होते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर पहले ऑडिशन लेते हैं, फिर क्रिएटिव के पास प्रोफाइल जाती है, फिर प्रोड्यूसर और फिर चैनल में जाती है। लेकिन यहाँ पर लड़की बोल रही थी कि मुझे फैसला लेना है। खैर इसने सोचा, अब देखो जब कोई काम ढूंढ रहा होता है ना, बहुत समय से किसी चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट रहता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है बहुत। क्योंकि वो इंसान ना लाइफ में बहुत थक चुका होता है उस चीज़ को लेकर, और कोई भी ज़रा सी भी उम्मीद दिखा दे तो इंसान उस चीज़ के पीछे भागने लगता है। तो इसने सोचा नहीं, अपना एक्ट करना शुरू कर दिया। एक्ट किया, 1.5-2 मिनट का एक्ट था, अच्छा एक्ट किया। लड़की ने कुछ रिएक्ट नहीं की। लड़की ने क्या बोली कि ठीक है तुम्हारा मुझे ठीक ठाक लगा, मैं तुम्हें मैसेज करके बताती हूँ तुम्हारा हुआ है कि नहीं। ये बोलता है ठीक है, आपके पास जो नंबर है ना वही नंबर मेरा व्हाट्सएप में, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकती हैं। लड़की बोलती है नहीं मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती, केवल फेसबुक में ही मैसेज कर सकती हूँ। बोलता है हाँ व्हाट्सएप नहीं चलाती। बोलती हाँ इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, आप जा सकते हैं। लड़का निकल जाता है, सोचता है कि कमाल है यार, पहली बार मैंने किसी से सुना कि उसके पास मोबाइल है और वो व्हाट्सएप नहीं चला रहा है। उस समय व्हाट्सएप का थोड़ा नया दौर था,
ये थोड़ा हैरान हुआ, बोला छोड़ो, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े लोग, सबकी अलग सोच होती है, अपने को क्या करना है, अपन ने अपना एक्ट कर दिए, हाँ ना का जवाब का इंतजार करेंगे। ये घर पहुंच गया, इंतजार करने लगा, कुछ तो मैसेज आए, कुछ तो मैसेज आए, लेकिन रात भर में कोई मैसेज नहीं आता है। अगली सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो मोबाइल में मैसेज था। ये शॉक मैसेज को देख के, उस मैसेज में लिखा हुआ था कि हम आपका सिलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, शर्त एक है कि आपको हमको फिर से मिलना होगा। ये सोचता बस इतनी है शर्त, ठीक है कोई बात नहीं। ये तुरंत मैसेज में रिप्लाई करता है कि ठीक है, कहाँ पर मिलना है। लड़की बताती है कि घर पे नहीं आना है, बल्कि उस सीरियल के सेट के सामने आना है जिस सीरियल की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी, रात 8:15 बजे एग्जैक्टली। ये खुश हो जाता है, बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा हो गया। ये शाम का इंतजार करने लगता है और फ़ोन करके अपने रेस्टोरेंट में कोई खतरनाक वाला बहाना बता देता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। रेस्टोरेंट वाले भी परमिशन दे देते हैं और ये 8:15 बजे उस सीरियल के सेट के गेट के सामने पहुंच जाता है। देखता है कि सीरियल का सेट का गेट बहुत बड़ा है और अंदर क्या हो रहा है बाहर वालों को पता नहीं चल सकता, और बाहर क्या हो रहा है अंदर वालों को पता नहीं चल सकता। गेट के बाहर कोई कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चबूतरा है। उस चबूतरे में ये लड़की बैठी हुई दिखाई दी। जैसे ये वहां पर पहुंचा, लड़की ने इसको इशारा की, चबूतरे के बाजू में बैठने के लिए कही। ये बैठ गया। लड़की कहती है कि देखो, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ शमशान घाट चलना होगा। ये बोलता है शमशान घाट, मतलब शमशान घाट क्यों? लड़की बोलती है कि देखो मामला कुछ ऐसा ही है, तुम जो कुछ भी चाहते हो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ेगी। ये बोलता है ऐसी कौन सी प्रक्रिया? लड़की कहती है कि सबको करनी होती है। तुम देख रहे हो ना आज जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स बने हुए हैं सीरियल में, इन सब लोगों ने किए। अब तुम पीछे हट जाओगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं चली, उठ के जाने लगी। तो ये घबराया हुआ फ्रस्ट्रेट बंदा बोलता है नहीं रुकिए ना, कहाँ चलना है, कौन से शमशान घाट में? लड़की बताती है ठीक है, कल ठीक रात को 12 बजे यहां से 47 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह पर एक शमशान घाट है बड़ा, वहां पर तुम्हें पहुंचना है और इस बारे में किसी को भी नहीं बताना है। किसी को भी बताए तो समझ लेना खेल खत्म। तुम्हें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिल पाएगा जो जो तुम चाहते हो, और ऐसा सब कोई करते हैं, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मैं अकेला ही कर रहा हूं। ऐसा कह के वो लड़की ना उठ के जाने लगती है अंधेरे में। ये बोलता है अरे ऐसे सुनसान जगह पे कैसे चल के जा रही है? ये नए गांव का हाईवे वाला इलाका एकदम आउटर में, यहाँ तो आज के टाइम में भी ऐसा डर सा लगता है, एकदम सुनसान डार्क, चोर चक्कों का कोई मतलब घबराहट भी होती है। लेकिन ये बात तो मैं 10 साल पहले की कर रहा हूँ। 10 साल पहले विशाल उस लड़की को देखकर ऐसा सोचने लगा कि इतनी सुनसान जगह में अकेले कैसे बढ़ रही है, यहाँ तो मैं भी ऐसे ना जा पाऊँ। इतने में ही विशाल के सामने एक ऑटो आकर रुक जाती है। सोचता है कि जैसे मुझे ऑटो मिल गई वैसे इसको भी मिल जाएगी, और इसको पता होगा यहाँ से ऑटो कहाँ से मिलती है भाई, इसलिए आगे बढ़ गई होगी। ये सोचकर ये ऑटो में बैठ जाता है और अगली रात के लिए सोचने लगता है कि क्या करूँ, किसी को बताऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये सोचते 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 अगली रात भी आ जाती। फिर इसने अगले दिन फिर से एक बहाना मारा था और इसको छुट्टी मिल गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तबीयत खराब का बहाना मार रहा था, इसको छुट्टी मिल चुकी थी। ठीक रात के 12 बजे बताए हुए पते पर ये पहुँच जाता है। उस शमशान घाट के गेट के सामने खड़ा होकर हैरान हो रहा है कि यहाँ पर इसने मुझे क्यों बुलाई है। गेट तो बंद है, ताला भी इतना बड़ा लगा हुआ है, तो मैं अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं कूद फांद के चला भी गया तो वो कैसे आएगी? क्योंकि वो हमेशा साड़ी पहनी हुई रहती है, उसको मैंने नॉर्मल कपड़े में कभी देखा नहीं हूं। ऐसा वो सोच ही रहा है। 5 मिनट बिता दिया सोचते सोचते कोई तो दिखाई देगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ना आजू ना बाजू ना सामने ना पीछे। इसने बोला निकलता हूँ। ऐसा बोल के जैसी पलटा है मुंह के सामने, बिल्कुल वो बहुत जोर से घबरा गया। बोला आप तो यहाँ पर अभी थी नहीं ना? बोलती कहाँ नहीं थी, मैं यही तो थी, तुम्हें आवाज भी लगा रही थी पिछले 5 मिनट से, लेकिन तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। चलो अब आ भी गए हो तो चलो चलो पीछे। बोलता है कैसे चलूं, ताला तो लगा हुआ है ना? बोलती कहाँ ताला लगा हुआ है? पलटता है देख के शौक। अभी तक जो 5 मिनट से ये बंद गेट को बड़े से ताले को निहार रहा था, कोई ताला नहीं है, गेट भी खुला हुआ है और ऐसी हालत में है कि ये गेट बंद नहीं हो पाएगा, फंसा वसा हुआ है। पुराना सा गेट है ना, शमशान घाट का है, कोई महल का थोड़ी है। अब ये घबरा गया भाई, लेकिन अंदर तो जाना था। इसने सोचा हो सकता है वहम है, डरा हुआ हो। ये बढ़ने लगता है, बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो कुछ जवाब नहीं देती है। चलते चलते ये शमशान घाट के आखिरी वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। बड़ा शमशान घाट था। अचानक से इसको दिखाई देता है एक कोने में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि शर्टलेस था।
एक धोती पहना हुआ था काले रंग की और उसके लंबे से सफेद और काले मिक्स बाल थे। उसके हुलिये को देखकर ये काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो व्यक्ति एक जलती हुई चिता के ठीक बाजू में बैठा हुआ था और पता नहीं हाथों के इशारे से क्या क्या बोल रहा था। जोर जोर से वो भी उसको देखकर घबरा गया, अपने कदमों की रफ्तार रोक दिया। लड़की को देख के क्या बोलता है कि ये कौन है, मुझे अब डर लग रहा है इसको देख के। वो बोलते श्श, अब जब तक मैं ना कहूं एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जो मैं कहती हूं वो सब कुछ करते जाना। लड़की की जैसे ही बात इसने सुना ये घबरा गया, बोले ये क्या सिचुएशन हो रही है। दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ने लगी और ये लोग उस आदमी की तरफ बढ़ गए। वो आदमी के सामने जैसे ही वो आया, उस आदमी ने भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ बैठने का इशारा किया। अरे यहां पर चिता जल रही है, यहां पर आदमी बैठा हुआ है, यहां पर वो साधारण सा विशाल नाम का लड़का बैठा हुआ है जो बेचारा एक्टर बनने के लिए आया था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि मेरा कट रहा है, कुछ तो खेल चल रहा है मेरे साथ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या फिर समझ चुका हूं फिर भी मैं निकल नहीं पा रहा हूं। ये घबराने लगा। बाबा ने इतने में अपने पास रखी हुई एक बड़ी सी काली सी पोटली से हाथ डालकर बालों का इतना गुच्छा निकाले। सच बता रहा हूं, इतनी स्मेल मार रहा था ना, इतना स्मेल, जितनी गंदी स्मेल कहीं से नहीं आई होगी आज तक। ये उसको हाथ में लेके ऐसा साइड में रखने वाला था कि वो बोलते एक मिनट, जो मैं ना कहूं वो मत करना वरना बहुत पछताओगे। अब जो मैं कह रहा हूं वो मेरे पीछे दोहराओ। बाबा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किए, इसने भी मंत्र पढ़ा। बाबा ने बोले कि ये चिता में डाल दो, जल जाएगा। उसने डाल दिया। हाथ जोड़कर बोलता है बाबा हम ये क्यों कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बता दीजिए। बाबा बोलते हैं नादान बच्चे, तुझे इतना भी नहीं मालूम, तुझे जिंदगी में जो कुछ भी पाना है वो सब कुछ मिलेगा। जैसा जैसा मैं कह रहा हूं करता जा, सफलता की ऐसी सीढ़ियां चढ़ेगा कि दुनिया में कोई नहीं चढ़ पाया है। चल अब एक काम कर, सीधा लेट जा, अपनी आंख बंद कर ली और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंख मत खोलना। ये बोलता है ठीक है बाबा। ये बहकावे में आ गया था, ये वश में आ गया था भाई, देखा जाए तो उनकी बातों का। ये लालच में आ गया था तरक्की का, स्टारडम देख के, चकाचौंध देख के। ये उस काली रात को भुला दिया था, जिस काली रात में, जिस काले अंधेरे में ये फंस चुका था। ये लेट गया उस चिता के बाजू में। बाबा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किए। ये संस्कृत भाषा नहीं थी, पता नहीं कौन सी थी, लेकिन भाषा तो थी। बाबा पढ़ रहे थे, पीछे पीछे ये पढ़ रहा था। लगभग 2 मिनट की ये भाषा रही होगी, लैंग्वेज मंत्र जो भी था वो रही होगी। फिर बाबा चुप हो गए, इसकी आंख बंद है। अब बाबा कहते हैं कि अब फिर से जो मैं कह रहा हूं हिंदी में वो दोहरा। बाबा कहते हैं कि मैं अपने शरीर का त्याग अपनी मर्जी से कर रहा हूं, इसमें किसी का जोर नहीं। जैसे इसने ये बात सुना घबरा गया, डर गया ना, क्योंकि अब इसको बाबा ने क्या बोलने बोला था कि मैं मर रहा हूं और इसमें किसी का जोर नहीं है। ये तुरंत अपनी आंख खोल लिया और ये आंख खोला तो बाबा के हाथ में बड़ा सा खंजर पाया, जो बाबा एकदम तान के बैठे हुए थे, उसके ऊपर जंग लगा हुआ। ये घबरा गया और बाबा के आंख में, यहाँ पे तो चिता थी ना, जलती हुई चिता में हाथ डाल दिया और दे मारा। लकड़ी जलती हुई जो भी आई होगी बाबा की आंख में गई सीधे। और ऐसा भागा है, वो गेट बंद मिला है इसको, उसको कूद के भागा है। 5 किलोमीटर तक भागता ही रहा है। फिर किस्मत से एक ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये एकदम ट्रक के सामने आ गया, बोले रोको। ट्रक वाले ने भी रोक दिया सही समय पर, नहीं तो ये ऊपर ही पहुंच जाता। बैठा ट्रक में, ट्रक वाला ही पूछ रहा है क्या हुआ भाई, ऐसे पागल जैसे क्यों आ गए थे सामने, बताओ तो। ये ट्रक वाले को कुछ नहीं बताता है। ये फाइनली अपने घर रात के तकरीबन 3:30 बजे पहुंच जाता है। पूरी रात इसको नींद नहीं आती। सुबह होते से सबसे पहला फोन मम्मी को, अपनी मम्मी को पूरी बात बता डालता है। उसकी माँ उसकी दादी को फोन देती है, मतलब अपनी सास को। अब दादी बताती है बेटा तू बड़ी किस्मत वाला था, तू बच गया। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से ऐसे काला जादू करने वाले लोग एक मृत शरीर की आत्मा को तेरे शरीर के अंदर डाल देते और जो तेरे शरीर की आत्मा है उसको कैद करके रख लेते और फिर अपने बुरे बुरे काम पूरा करवाते। तेरी मृत्यु हो जाती एक तरीके से, तेरे अंदर उसकी आत्मा आ गई होती जिसकी चिता जल रही थी। हो सकता है वो जो लड़की तुझे बार बार मिलने को बुला रही थी उसका कोई अपना मरा रहा होगा। वो काले जादू की मदद से, उस आदमी की मदद से अपने उस खास की आत्मा तेरे शरीर में डलवाती और तेरी आत्मा का पता नहीं क्या होता। कई जन्मों जन्मांतर तक तेरी आत्मा पिसती रह जाती। तेरी बड़ी अच्छी किस्मत थी बेटा, तू भाग खड़ा हुआ, सही समय पर सही कदम उठा लिया। लेकिन बेटा सही बता रही हूँ, ये सारी चीज़ों में मत पड़ बेटा, वापस आ जा।
जान है तो जहान है, ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेगा, अपना गांव भी बहुत अच्छा है। ये इतना डर गया लिटरली, पता है ना अपने जॉब में कुछ इन्फॉर्म किया, ना अपने दोस्तों कुछ बताया, सामान उठाया, पैक किया, बैक टू पवेलियन गाँव पहुंच गया भाई। अब फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, अब सब एक एक लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आज 10 साल बीत गए हैं, लेकिन मन से वो दहशत बाहर नहीं निकल पाई है। आज भी वो अपने घर अंधेरा होने से पहले पहुंच जाता है। इनफैक्ट रात में वो बाहर ही नहीं निकलता कहीं पे, सिर्फ घर पे ही रहता है। अब उसको बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है जो उसकी लाइफस्टाइल को सूट करती है। वो इस गांव के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर रहा है, महीने के 7,000 रुपये कमा रहा है और बड़ी साधारण सी सुलझी हुई ज़िंदगी बिता रहा है। अब वो इसी में खुश है। उसने मुंबई से एक ऐसी ठोकर खा लिया जो कि बहुत रेयर लोगों को, मतलब लाखों में से, करोड़ों में से एक लोग को मिलती है, लेकिन इतनी खतरनाक तरीके से मिलती है ना कि फिर उसकी पूरी पीढ़ियां उसकी कहानी सुनते आती है। वही तो, मुंबई के चकाचौंध में कुछ लोग ऐसे ही अपनी एक लापरवाही की वजह से गुम हो जाते हैं, जो उनको पता भी नहीं चलता है कि हम कैसे एक छोटा सा गलत कदम उठाया, उसकी वजह से हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। सही बात है। खैर, हमें यकीन है कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और जैसा विशाल ने अपनी कहानी लिखकर भेजा है, वैसा आप लोग भी लिखकर भेज सकते हैं। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।